हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस में नेक्स्ट टॉपिक्स रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। सो लास्ट वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस consist of two parts, oxidation and reduction, and the combination of two is the redox reaction and both are dependent on each other. So आज हम स्टडी करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस किस तरह से होती है और किस तरह से हम उसकी एनर्जी प्रोड्यूस्ड को हम यूज कर सकते हैं, यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस कितने टाइप से हो सकती हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। यहां पर है दो। वन इज द डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। अब क्या अंतर है इन दोनों रिएक्शंस में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, हमें यही देखना है और समझना है कि क्या होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शंस। तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो ट्रांसफर हो कैसे रहा है, किस मीडियम के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है, उसको देखते हुए डायरेक्ट का मतलब है कि दोनों मेटल्स, दोनों सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसके लिए डिस्टेंस बहुत कम है और कोई मीडियम की उन्हें आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो यहां पर है कि ट्रांसफर होता है विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम और वायर, मेटल वायर्स। फॉर एग्जाम्पल, one is the cell in which we take copper sulfate and we dip the rod of zinc metal. These two are getting reactions and zinc loses electron. We know that zinc is more reactive than copper, so zinc loses electron and these electrons directly received by the copper plus 2 ions, and these plus 2 ions from the solution gain these electrons and convert into copper. So ये रिएक्शन में धीरे धीरे जिंक जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा और इधर कॉपर सॉल्ट में से, कॉपर सल्फेट सॉल्ट में से कॉपर मेटल बनेगा जो कि नीचे यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो है कम होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी चेंज हुआ है उसमें कुछ भी हीट एनर्जी किसी भी फॉर्म में हमें नहीं मिलेगी, वो सब यूजलेस है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिससे कि हम उनको मेजर कर सके, स्टोर कर सके। तो यहाँ पर ये यूजलेस रिएक्शन है, केवल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के लिए। अब आता है कि हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, जो भी चेंज हो रहा है केमिकल चेंज, उस केमिकल चेंज के थ्रू हम क्या कोई एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम कोई फॉर्म ऑफ हीट प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन जो डायरेक्ट है ये शॉर्ट डिस्टेंस पे होती है, मींस बोथ आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे ने ले लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टू मेटल्स हैं, टू मेटल्स जिनको हम यूज कर रहे हैं एज द इलेक्ट्रॉन लूजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग मेटल्स, दोनों मेटल्स के जो रोड्स हैं जिनको कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट एट डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस पर है। तो ऐसी कंडीशन में इनको जोड़ने के लिए हमें कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है और जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो ये जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस है, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, टू मेटल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ईच अदर। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं
इन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस को हम कहते हैं, इनके अंदर होने वाली रिएक्शंस को, एक रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं इनको, जिनमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं इनको हम। रिडॉक्स रिएक्शन जब किसी हम इंस्ट्रूमेंट में कराते हैं जिससे कि हम यूज कर सके उसकी एनर्जी का, तो उन रिएक्शंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में दो टाइप की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस। एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। दो तरह की हम सेल्स यूज कर सकते हैं जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसको मालूम करने के लिए, उसको गेन करने के लिए। तो पहली है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या है इन दोनों में डिफरेंस, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों में ही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मींस रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का लेन देन। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या डिफरेंस है इन दोनों टाइप की सेल्स में जहां पर की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ये एक सिंपल सेल्स है जहां पर ये डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी convert into chemical energy। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज का आपस में एक्सचेंज इन रिएक्शंस में होता है। तो एक डिवाइस ऐसी है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पहले पास की जाएगी और बाद में होगी केमिकल रिएक्शन, तो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जबकि यहाँ ये डिवाइस है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन पहले होगी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मींस ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन होंगी और बनाएंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोड्यूस करेंगी। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम इन्वर्टर यूज करते हैं घर में, या फिर कार की बैटरी होती है, उनमें क्या होता है वो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होती है और हमें वो एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इन दोनों में से हम सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे किस तरह से ये रिएक्शंस हो सकती हैं और ये किस तरह से सेल्स होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम कहते हैं वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये नाम दिए गए हैं साइंटिस्ट के बेस पर। साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाया, इस पे वर्क किया, उनके नाम पर इनको दिया वोल्टा एंड गैल्वेनिक। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कैसे उसको समझ सकते हैं, उसके लिए हम समझेंगे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें यूज करने पड़ेंगे। एक होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, कुछ टर्म्स हमें समझनी पड़ेगी कि कोई भी मेटल जब अपने ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में हो, जो कि जिंक सल्फेट की फॉर्म में हो सकता है, उसके कांटेक्ट में हो, तो इस मेटल को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। इसी तरह से दूसरा वर्ड होता है एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वर्ड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर या केमिकल रिएक्शन होने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में टूट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में इसको पिघला दिया गया है या फिर इसको एक्वस सॉल्यूशन बना दिया गया है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि जैसे ही या तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो भी ये आयंस बनाएंगे, जब इनमें केमिकल रिएक्शन होगी तो भी ये आयंस में टूट जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स। तीसरी चीज होती है रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल का मतलब क्या है, जब कोई मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहे हैं उनका पेयर क्या है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उसको हम कहेंगे रिडॉक्स कपल। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ले सकते हैं 2 बीकर्स लेंगे और इन 2 बीकर्स में हम लेते हैं एक जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड सेकेंड लेते हैं कॉपर रॉड और यहां इसको डिप कर देते हैं हम इसी के सॉल्यूशन में। अब ये कहलाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड और ये कहलाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। इन दोनों का एक्सटर्नली हम जो कनेक्शन करेंगे कैसे करेंगे, दिस इज जॉइंट टू द अमीटर टू चेक वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग और नॉट, कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी रही है या नहीं, उसको नोट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक इंस्ट्रूमेंट अमीटर और इसका कनेक्शन कर देंगे हम इसके साथ। अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन हमें होती हुई दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। अब यहाँ पर इनको इंटरनली जोड़ने के लिए हम एक लेते हैं यू शेप्ड ग्लास ट्यूब जो कि दोनों एंड्स पर कॉटन प्लग्ड है और इसके अंदर हम एक ऐसा केमिकल भरते हैं, फिल करते हैं। यहां पर हम पेस्ट करेंगे पेस्ट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूशंस K2SO4, KNO3, KCl, कोई भी एक ले लेंगे। इन जिलेटिन के अंदर इनका पेस्ट बनाकर और अगार ये बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं अगार, तो इसके अंदर इन दोनों का पेस्ट बना के यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज करेंगे इनमें से। जैसे यहाँ पर हम जिंक सल्फेट यूज कर रहे हैं तो हम K2SO4 को प्रेफर करेंगे। यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम इसी को K2SO4 को प्रेफर करेंगे। सपोज हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं तो यहाँ पर हम KNO3 को प्रेफर करेंगे, ना कि KCl को, क्योंकि KCl सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सेल हमने कंप्लीट कर ली। जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन होता है, जो निडल है वो मूव करना शुरू कर देती है और निडल का मूव करना इंडिकेट करता है कि इसमें सर्किट शुरू हो चुका है, फ्लो कर रहा है। जब तक सर्किट क्लोज है यहाँ पर की लगा देंगे। अगर इसको सर्किट को हम ओपन रखेंगे तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन जैसे इसको कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन अगर शो होता है इट मींस हमारा जो कनेक्शन है ये करेक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक जो है, जिंक धीरे धीरे जिंक गलने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है और यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होने लगता है। तो हमें देखने क्यों डिपॉजिट हो रहा है, जिंक ये पतला क्यों हो जा रहा है, थिन क्यों होता जा रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ की जो जिंक रॉड है वो डिसॉल्व हो रही है, मेटल खत्म हो रहा है। और मेटल खत्म होने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट बीकर है हम इसको लेंगे लेफ्ट बीकर, और लेफ्ट बीकर में जिंक प्रेजेंट था तो वो जिंक आयंस में कन्वर्ट होता जा रहा है, पिघल रहा है, और इस कंडीशन करने में ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगी ओनली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहां पे हो रही है, लेफ्ट बीकर में। अब हम लेंगे राइट बीकर में। क्या हुआ, राइट बीकर में जो कॉपर आयंस थे यहां पर, उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां से निकलना शुरू हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे और कॉपर +2 इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और बनाएगा कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर बनाएगा कॉपर। ये इंडिकेट हो रहा है कि कॉपर यहां डिपॉजिट क्यों हो रहा है। इसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस तरीके से इसके अंदर ये रिएक्शन शुरू होगी। अब हमें समझना पड़ेगा कि रिएक्शन लगातार चलेगी क्यों और चलती कैसे रहेगी। सॉल्ट ब्रिज का अपना क्या काम है, यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं हम इसको। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो भी रीडिंग आ रही है इसके थ्रू आने पर, इसके कनेक्शन होने के बाद ही आती है। तो ये सॉल्ट ब्रिज एक काम क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है, सॉल्ट ब्रिज इसका फंक्शन एक तो है कंप्लीशन ऑफ द सर्किट, कंप्लीट सर्किट।
ये सर्किट कंप्लीट करता है, क्योंकि यहाँ से एक्सटर्नली कनेक्शन हो चुका है, लेकिन इंटरनली किसके थ्रू हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। नंबर 2, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जब तक हम सॉल्ट ब्रिज को नहीं समझेंगे तब तक हम इस फंक्शन को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारे साथ में जो पेस्ट ऑफ पोटेशियम सल्फेट, KnF3 और KCl जिलेटिन और अगार में लिया गया है, इसका पूरे का नाम क्या है, इट इज द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब क्या होगा इसमें, क्यों होता है, किस तरह से ये सर्किट कंप्लीट करता है। सबसे पहली चीज, यहां से इलेक्ट्रॉन गए और इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहां पर बन गए कॉपर मेटल। यहां पर कॉपर मेटल, इसके थ्रू जो यहां पर एक्स्ट्रा सल्फेट आयंस बचे, अब यहां पर कौन बच गया है, कॉपर +2 और सल्फेट में से सल्फेट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, तो ये सल्फेट आयंस यहां से मूव करेंगे इस तरीके से और यहां तक जाएंगे। इसके थ्रू यहां पर फिर से जो जिंक आयंस की यहां पर एक्सेस हो रही है और उनको कंट्रोल करने के लिए ये सल्फेट आयंस यहां से मूव करेंगे और जिंक +2 से कंबाइन कर लेंगे। इस तरीके से एक तो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन कर रहा है। अब ये मेंटेन कैसे कर रहा है, ये चीज भी समझनी है। कैसे समझेंगे कि हाउ इट इज मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ी सी रिएक्शन। किस तरह से, इन दोनों रिएक्शंस में से ये जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देता जाएगा तो इसके चारों तरफ कौन इकट्ठे हो जाएंगे, जिंक +2 आयंस, इसके चारों तरफ हो जाएंगे जिंक +2 आयंस। और इधर ये जाके यहाँ पर कॉपर +2 आयंस यहां से सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहां पर चारों तरफ हो जाएंगे सल्फेट -2, यहां चारों तरफ कौन हो जाएंगे, सल्फेट -2। तो इसका मतलब है कि इस टाइम ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, तो धीरे धीरे जिंक रॉड की इलेक्ट्रॉन देने की क्वालिटी कम होने लगेगी। दूसरी तरफ इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की क्वालिटी जो जिंक से कम थी अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और एक टाइम ऐसा होगा कि जिंक की इलेक्ट्रॉन देना और कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉन लेना, मीन्स दोनों का ही इलेक्ट्रॉन देना करीब करीब बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या है, दोनों में जब डिफरेंस ही नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होंगे। तो ऐसे में यहां पर जो सल्फेट आयंस एक्स्ट्रा हो गए हैं वो इस सॉल्ट ब्रिज में जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज के जो सल्फेट आयंस हैं वो इसमें मूव कर जाएंगे और फिर ये भी न्यूट्रल वैसा का वैसे ही बन जाएगा कंसंट्रेशन, इसकी भी सेम कंसंट्रेशन रिपीट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में पूरा सर्किट जो है वो फिर से वर्क करना शुरू कर देगा। अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद सेल वर्क करना बंद कर देगी। तो इस तरह सॉल्ट ब्रिज का लगाना बहुत जरूरी है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ मेन पॉइंट्स है जो हमें स्टडी करने हैं। क्या है वो मेन पॉइंट, नंबर 1, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब कौन दे सकता है किसी को इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज्यादा हो, और क्योंकि इसके पास ज्यादा है इसलिए वो दूसरे इलेक्ट्रोड को यानी कॉपर को दे रहा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण जो लेफ्ट बीकर में जिंक है वो काम कर रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड का, इट इज नेगेटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। साथ ही साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है जिंक से जिंक +2, और यहां पर हमें समझ में आना चाहिए कि जो ये रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा जिस इलेक्ट्रोड पर उसको हम कहेंगे एड एनोड। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, इसलिए यहां पर जिंक हो गया आपका एनोड, एनोड हो गया और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कॉपर जो है वो यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है।
अब इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर दूसरे के कंपैरिजन में कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके पास एक तरह से मान सकते हैं कि ये नेगेटिवली डेफिशिएंट है और इसका चार्ज है पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर कैसा है कॉपर? कॉपर है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कॉपर इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब हम यहाँ पर फिर से रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बना रहा है कॉपर। इसका मतलब क्या है? ये रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। ध्यान रखिएगा, कैथोड मतलब जहां कैटायंस जाएंगे। कैथोड जहां कैटायंस जाए, तो यहाँ कैटायंस जा रहे हैं, देखिए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन हो रहा है, कैथोड है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है। ये है पहला पॉइंट। नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। इक्वल होगा, इक्वल मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला लेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन इक्वल देना और लेना इक्वल नहीं है, तो हमें उसको इक्वल करना है एक स्टोइचोमेट्रिक नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पर हम अगर हम कॉपर की जगह सिल्वर ले लेते हैं तो सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेता केवल। इन केस ऑफ सिल्वर, अगर हम सिल्वर ले लेते हैं तो सिल्वर क्या करेगा? केवल एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर बना देगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो हमें इलेक्ट्रॉन लेना देना बिल्कुल बराबर रखना है। नंबर 4, एक्सटर्नल सर्किट क्या कर रहा है? एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव मीन्स एनोड टू कैथोड मूव कर रही है, नेगेटिव है और यह पॉजिटिव। तो ट्रांसफर किधर हो रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में। और इंटरनली जो सर्किट है, जो करंट है, इंटरनली जो फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन होती है जस्ट अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट होगी थ्रू आयंस। आयंस यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं, तो इंटरनल सर्किट हमारा होगा कैथोड टू एनोड। और यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कि कन्वेंशनल करंट उसकी डायरेक्शन होगी कैथोड टू एनोड। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। अब यहां पर क्या हुआ है? अमीटर में रीडिंग दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि सेल वर्क कर रही है। और अगर हम यहीं पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो वो बता देता है कि इसके अंदर कितनी करंट फ्लो करेगी, उस कंडीशन में कितना वोल्टेज फ्लो कर सकता है। यहाँ हम वोल्ट मीटर लगा के उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी बची है अभी हमारे समझने के लिए कि यहाँ पर जब तक हम शॉर्ट ब्रिज को यूज कर रहे हैं तो वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके मेन फीचर्स। केमिकल सेल में अभी हमने नोट किया कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन फीचर यहाँ है कि हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, हमने कोई करंट फ्लो नहीं की है, लेकिन पहले केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बाद अमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मीन्स केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। वोल्टेज सेल में जिंक और कॉपर का जो पेयर है, ये जिंक सल्फेट, और हम ये भी कह सकते हैं जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। जिंक डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। ये जो पेयर है ये एक टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब हम इसको करते हैं सिंबॉलिक। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एनोड पर क्या हो रहा है, व्हाट इज टेकिंग प्लेस ऑन द एनोड। रिडॉक्स कपल एनोड पर क्या है और कैथोड पर क्या हो रहा है, उसको लिखेंगे हम राइट साइड। सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करने के लिए हम 2 पैरेलल लाइन शो करेंगे जो कि सॉल्ट ब्रिज को बताएगा।
तो इस कनेक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? जिस रिएक्शन में हमने देखा था कि जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन है। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एनोड पर जो कन्वर्जन हो रहा है जिंक डिप्ड इन जिंक +2 आयंस, तो यहां पर जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2, यहां पर हम लिख देंगे इसकी एक्वस कंडीशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज यहां पर क्या है कि कॉपर +2 कॉपर के कांटेक्ट में है और कन्वर्जन हो रहा है कॉपर +2 से कॉपर। तो जो कुछ एनोड पे हो रहा है उसको लिखेंगे, जो कुछ कैथोड पर हो रहा है कन्वर्जन उसको लिखेंगे और दोनों को शॉर्ट ब्रिज के थ्रू सेपरेट कर देंगे। तो ये है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये जो टेंडेंसी है इसको हम क्या कहेंगे? व्हाट इज दैट? नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि कोई भी इलेक्ट्रोड जब अपने ही आयंस के कांटेक्ट में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन when it is in contact of its own ions, अपने ही आयंस के कांटेक्ट में हो। ये नहीं कि कॉपर जो है वो जिंक +2 आयंस के कांटेक्ट में है या जिंक जो है कॉपर +2 आयंस के कांटेक्ट में है। जिंक को जिंक आयंस के कांटेक्ट में होना चाहिए, कॉपर को कॉपर आयंस के कांटेक्ट में हो, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, वो क्वालिटी टेंडेंसी कहलाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इन दो रिएक्शंस को देखते हुए दो कंडीशंस में हो सकता है। एक है इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसकी क्वालिटी क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कहलाएगा वैल्यू कहलाएगी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगी और उसको हम लिखेंगे ई जिंक डिप्ड इन जिंक +2। और यहां पर सेकेंड कंडीशन में कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन होने की वजह क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहां पर जो कॉपर आयंस हैं इसको हम क्या लिखेंगे? ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा कॉपर +2 कॉपर। तो ये है इसमें इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं लेकिन इक्वल हैं। अगर हम कहते हैं वोल्टेज डिफरेंस, अगर इनका वोल्टेज वैल्यू जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में सपोज 0.25 है पॉजिटिव में, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -0.25 वोल्ट। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं दीज आर अपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल, और साथ ही साथ ये इक्वल भी हैं। जैसे हम कहेंगे कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक टू जिंक +2, एक हम वैल्यू है जो कि मुझे मालूम है आपको भी नहीं मालूम है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है इलेक्ट्रॉन देने की पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। ये इसकी एक वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू। सपोज इसको हम स्टैंडर्ड का वैल्यू बताते हैं। क्या होती है स्टैंडर्ड वैल्यू? जब जिंक आयन जिंक सल्फेट में डिप्ड है और जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 m है, 1 मोलर है और रूम टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो उन्हें हम कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। उस कंडीशन में इनका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा वो कहलाया जाएगा E0।
ये स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल है, किसी भी कंसंट्रेशन पे हो सकता है, लेकिन ये है स्टैंडर्ड। तो जब हमने 1 m सोल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट का, 1 एटमॉस्फेयर में हम रिएक्शन करा रहे हैं और टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, तो इसकी जो वैल्यू है वो इतनी है, लेकिन हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना ले सकते हैं, ई नोट जिंक प्लस टू जिंक, ये बन गया इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कितना होगा ये, -0.76 वोल्ट। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की क्वालिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। दीज आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो कितने कम ले सकता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता ज्यादा है और देता कम है, क्वालिटी एक दूसरे की डिफर है, तो ये हम कंपेयर करेंगे कैसे, कैसे हमको मालूम कर सकते हैं, तो हमें लेना होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हमें स्टडी करना है कि हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रोड की कितनी क्वालिटी है इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक लेना पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड। जैसे हमें कोई डिस्टेंस नापना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक स्केल लेते हैं, चलते हैं 1 मीटर का ले सकते हैं कपड़ा नापने के लिए, कितने टाइम से हमने उसको मेजर किया उतना ही हम कहते हैं कि क्लॉथ उतनी ही उसकी लेंथ है। तो हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। 1 लीटर हमें कोई चीज लेनी है तो 1 लीटर का हमारे पास एक मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक कंटेनर होता है, और उससे हम जब भी कोई चीज को लेंगे तो वो 1 लीटर ही निकलेगी। तो ऐसे ही एक स्टैंडर्ड हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए। किसी का रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि उसके कंपैरिजन में हम बाकी सबको कंपेयर करेंगे, तो उसका नाम है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यूज करेंगे हम बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहां पर है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE कहते हैं इसको, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए हमें इसका कंपोजिशन समझनी होगी, कंस्ट्रक्शन समझना होगा और इसकी वर्किंग समझनी होगी। तो क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके लिए समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम लेंगे 1 m HCl, 1 m मीन्स 1 मोलरिटी, और इसमें हम डिप करेंगे एक ग्लास ट्यूब जो कि एक ओपन है पॉइंट पर, इसे समझ लीजिए। ये इसके अंदर होता है एक प्लेटिनम वायर, SHE में क्या होता है, प्लेटिनम वायर है जो कि एक प्लेटिनम फॉयल से अटैच्ड है। इस प्लेटिनम फॉयल पर इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा। ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है जो अपने आप से किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। इसको हम डिप कर देते हैं 1 m HCl में, जो कि है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, जो कि रूम टेम्परेचर है। जब इसको हम डिप कर देंगे, यहां पर हम पास करेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस कंडीशन में होगी, 1 एटमॉस्फेयर पे पास कर रहे हैं और टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो ये जो वायर है, ये जो पूरा कनेक्शन है, इट इज द SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जैसे हम इसको बनाते जा रहे हैं वैसे हम इसको लिख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम वायर अटैच्ड विद प्लेटिनम फॉयल, प्लेटिनम फॉयल से अटैच्ड है जिसको हमने डिप किया है 1 m HCl में। इसके चारों तरफ हमने एक ग्लास ट्यूब लगाई है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है 1 एटमॉस्फेयर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पे। अब ये जो SHE है, ये एज कैथोड भी काम कर सकता है,
एज एनोड भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि इसके सामने कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा मेटल प्रेजेंट है। जब ये एनोड की तरह काम करेगा, तो जब ये एज एनोड काम करेगा, क्या करेगा वहां पर, एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के लिए यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और बनाएगी 2H पॉजिटिव आयंस। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करके और एज एनोड काम करेगी। प्लेटिनम वायर पे ये सब रिएक्शन होंगी। जब ये एज कैथोड काम करेगा, तो जो H आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये रिएक्शन भी प्लेटिनम वायर पे होगी, तो यहां पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। मीन्स ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें कि रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसके सामने दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी हेल्प से अलग अलग मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इस कंटेनर को हम कनेक्ट कर देंगे उस इलेक्ट्रोड से, उस मेटल से, उस हाफ सेल से जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। जैसे हमें जिंक की वैल्यू मालूम करनी है, तो जिंक डिप्ड इन, यहां सारे में कौन कौन है, जिंक सल्फेट। तो इसका कनेक्शन हम कर देंगे वोल्ट वायर के थ्रू, वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे इस वायर से जो कि प्लेटिनम वायर है। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट कर देंगे सर्किट को बाय सॉल्ट ब्रिज, यू शेप ट्यूब जो कॉटन प्लग्ड है, और एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हमने फिल किया हुआ पेस्ट की फॉर्म में। अब ये सर्किट कंप्लीट है। सबसे पहली चीज कि यहां पर वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन कब होगा। यहां पर कनेक्शन अगर करेक्ट है तो डिफ्लेक्शन होगा, अगर कनेक्शन गलत है तो वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग कब आएगी, जब हम जिंक को इसके नेगेटिव एंड से जोड़ेंगे और इस SHE को हम इसके पॉजिटिव एंड से जोड़ेंगे, तो यहाँ नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी। इससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। अब यहाँ पर जो प्लेटिनम वायर हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू सारी रिएक्शन हो रही है। वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आई, वो रीडिंग इसकी अपनी वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है H+/H2 और E0 H2/H+, ये सब है 0। इसका मतलब इसकी रीडिंग को 0 माना गया है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी, इसका और इसका डिफरेंस होगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर वोल्ट मीटर में रीडिंग की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे इसकी जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी जिंक+2, और ये जो रीडिंग आएगी वो यहाँ से हम नोट कर लेंगे। ये रीडिंग हम बताते हैं आपको, वो है 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा नीडल का वो 0.76 वोल्ट पे आएगा। तो ये इसकी वैल्यू हमने नोट कर ली। नेक्स्ट टाइम हम सिल्वर का इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, उससे अगली बार हम लेड का जोड़ सकते हैं, निकल जोड़ सकते हैं, और सबकी वैल्यू एक एक करके हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो ये था इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब आता है कि ये जो डिफरेंस निकाला था क्या था, ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हमने इसके साथ जिंक को प्लस किया, उसकी वैल्यू नोट कर ली। SHE के साथ हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड ज्वाइन किया, उसकी वैल्यू हमने नोट कर ली। अब हम क्या करते हैं कि हमें निकालना है जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसीज का डिफरेंस, और या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसीज का डिफरेंस। तो वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये
पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसीज का डिफरेंस, जबकि सर्किट क्लोज्ड है, मींस उसमें से करंट फ्लो कर रही है। तो यहां हम इसको नोट करेंगे किसके थ्रू, वोल्ट मीटर के थ्रू। और यहां पर हम यूज करेंगे SHE के बजाय हम लेंगे यहां पर किसको, कॉपर को। सपोज हमें यहां लेना है कॉपर वायर और यहां हमने ले लिया है कॉपर सल्फेट, इसमें हमने डिप किया है इसको, तो इसका कनेक्शन हमने इसके साथ कर दिया है। यहां जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में वो इन दोनों की टेंडेंसीज का, जो भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसीज या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसीज, उसका डिफरेंस हमें यहाँ वोल्ट मीटर में मिलेगा। तो इसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में यहाँ पर जिंक को हमने जोड़ा, इस फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, कॉपर +2 में रिएक्शन हो रही है कॉपर, लेकिन हमें लेना पड़ेगा दोनों की टेंडेंसी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, कॉपर से कॉपर +2 बनाने की टेंडेंसी का डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दोनों के हैं स्टैंडर्ड, वो अलग चीजें हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर वोल्ट मीटर में आएगा। अब ये वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो कि दो इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रॉन देने या लेने की टेंडेंसी का डिफरेंस है, वो हमेशा नेचुरल से, दोनों के एक्चुअल वैल्यू से के डिफरेंस से कम आता है। जैसे हमने कहा कि जिंक की वैल्यू है 0.76 इलेक्ट्रॉन देने की, और इसकी देने की टेंडेंसी है -0.34 वोल्ट। तो इनका जो डिफरेंस आना चाहिए, क्या होना चाहिए था, 0.76 माइनस 0.734, तो 1.10 वोल्ट होना चाहिए था। लेकिन पोटेंशियोमीटर में, यानी कि वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो इस रीडिंग से कम आएगी। और इसका एक कारण है, इसको हम समझ सकते हैं कि क्यों होती है, क्योंकि पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है ये वर्क करता है, जब वर्क करता है तो वो थोड़ी करंट अपने अंदर खींचता है अपने वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए। मींस जिंक इलेक्ट्रॉन केवल फ्यू इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा केवल वोल्ट मीटर को स्टार्ट करने के लिए, और वही इलेक्ट्रॉन कॉपर तक जाएंगे तब ये सर्किट स्टार्ट होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन सपोज 2 इलेक्ट्रॉन भी दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गए देने की टेंडेंसी, और इसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए केवल वर्किंग ऑफ वोल्ट मीटर को स्टार्ट करने के लिए। तो इसकी टेंडेंसीज का जो डिफरेंस था वो कितना कम हो गया, इसकी 2 वैल्यूज कम हो गई देने की, और इसकी 2 देने की ज्यादा हो गई। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो लेस हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो एक्चुअल से कम आती है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक तरह से वोल्ट मीटर की हेल्प से हम नोट कर रहे हैं। ये अगर हम इसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क में, तो वो एक्चुअल वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसके वर्किंग, इसमें होने वाली रिएक्शंस, इलेक्ट्रोड्स, उनके टेंडेंसीज टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।